जी अच्छा, ये छुट्टियां नहीं है। 2 दफा 30 का चांद है, एक चांद आप हैं, एक दूसरा चांद है। 2 दफा 30 का चांद है, तो चांस ये है कि इस दफा 29 का चांद हो। उस कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर 28 जून को नौजिल हज बनेगी और 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को बस 2 और 3। तो अभी सर आसिफ से राय ली थी, मेरे भी दिल में यही आ रहा था। वो कह रहे थे कि वेडनेसडे की छुट्टी की कोई तुक नहीं बनती। सर आसिफ ने ये कह दिया, पीछे का रह गया। सर आसिफ की बात बता रहा हूं आपको, सर आसिफ की हाइब्रिड वालों, सर आसिफ की बात आपको बता रहा हूं। तस्वीर खींच लें छुट्टियों की। चलें, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे वेडनेसडे। और बताएं यार, आप क्या आपके लिए जान आ रहा है। यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। मंडे ट्यूसडे क्यों ऑफ होगा? हाथ दोगी? मंडे ट्यूसडे क्यों अपलोड होगा? मंडे ट्यूसडे नॉर्मल तरीके से क्लास होगी। अच्छा जी, संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, मे बी 4 घंटे की कंसोलिडेशन की। 5 लिखा गया, सॉरी 5 लिखा गया। 27, 26, 25 जून। आप आईकैप से कह के 1-2 टॉपिक सिलेबस से निकलवा दो, मेरी तरफ से आज चले जाओ। 25 जून को हमारा जो प्रोग्राम है वो मैंने आपको बता दिया है। पच्चीस जून इतनी गौर से हाइब्रिड वाले देखने जैसे ये टेस्ट में आने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 पेज 639। आज आप लोगों ने बताना है घर वालों को जाके कि कॉलेज वाले हमारे फ्यूचर के बारे में कितने फिक्रमंद हैं। पेज नंबर 639 क्वेश्चन नंबर 16। यानी हम उन्हें कह रहे हैं कि कब पढ़ाओ, वो कह रहे हैं नहीं हमने और पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, जो शेयर्स थे उसमें हमारे 2 मॉडल हैं। एक है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को आप फेयर वैल्यू पे रखें और गेन लॉस को P&L में लेके जाएं, और दूसरा मॉडल है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को आप फेयर वैल्यू पे रखें और गेन को OCI में लेके जाएं। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में हमारे 2 मॉडल हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में हमारे कितने मॉडल्स हैं और उन्हें कब अप्लाई करना है। इसमें से 2 मॉडल कल हमने पढ़ लिए थे। एक मॉडल हमने पढ़ा था जिसे मैंने कहा था कॉस्ट मॉडल, ये थी हमारी वर्किंग 1, ये था कॉस्ट मॉडल। और एक मॉडल हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू मॉडल। अब आज इंशाल्लाह हमने ये भी डिस्कस करना है कब कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे और कब फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे। कल वाली एंट्रीज में रिवाइज करवा दूं। जो पहला मॉडल हमने पढ़ा था खामोश, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और अगली एंट्रीज पे 2 इसी तरह। नाउ कम हियर, इस मॉडल में इतना सा पोर्शन इज सेम, ये पोर्शन सेम है। फेयर वैल्यूज गिवन होंगी, ये एज ऑन होती हैं, एज ऑन फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर एट एज ऑन 11,200 और 10,400। 10.4 वाली चीज को 11.2 पे ले जाएं, ओवरऑल गेन आ गया। 10.2 वाली चीज को 10.4 में ले जाएं, गेन आ गया। अगला काम ये करना था, एज ऑन गेन इतना है तो फिर इस साल भी गेन इतना है। ब्रॉड डाउन गेन, कैरी डाउन गेन, एक तरह का टी काउंट ध्यान में लाएं। ब्रॉड डाउन गेन, कैरी डाउन गेन। गेन कम होने से लोगों को गम होता है, तो देयर इज अ लॉस। अब वो सारी एंट्रीज जो इसके लिए करनी है, उसके अलावा आपने 2 एंट्रीज और करनी है। उन एंट्रीज को अब मैं करवाता हूं और फिर हम आगे मूव करते हैं। मुझे कल वाले का P&L बनवा दें, इस वाले का 2002 और 2001। अच्छा ऐसा करता हूं मैं ना, इधर ही बना देता हूं 2002 और 2001। अच्छा जी, एसओसीआई में P&L
पी एंड एल में इंटरेस्ट इनकम, एसओसीआई के बाद बैलेंस शीट एसओएफपी, नहीं ओसीआई नहीं, मैं इसका बना रहा हूं, ये जो वर्किंग वन की थी इसका बना रहा हूं। बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 10647, इसमें करंट नॉन करंट में लगना करें अभी 10280। अच्छा, अब जगह बना के मादरत के साथ, ये वाला मादरत मैंने इधर नोट कर दिया है, इस वाले का मैं इधर नोट कर देता हूं। तो वर्किंग टू की बेस के ऊपर हम पी एंड एल बनाने लगे हैं। एसओसीआई कंप्राइज ऑफ पी एंड एल एंड ओसीआई 2002 और 2001। इंटरेस्ट इनकम 447 और 433। अच्छा जी, ओसीआई चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, ये मैं बताता हूं कौन सी फिगर उठानी है। गेन फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर, गेन फॉर द ईयर, लॉस। ओ, इत्तफाकन इंटरेस्ट इनकम के बराबर आ गया, महज एक बहुत बड़ा इत्तफाक हुआ है जिंदगी में, इसका कोई से ताल्लुक नहीं है। तो ओसीआई के अंदर ये चला गया। नेक्स्ट, बिकॉज इट वाज अ फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू गेन आना था। नेक्स्ट हम बनाएंगे एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। 2-3 लाइनें तो लगा देते हैं ताकि ये अलग नजर आए। एसओएफपी में एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड डिबेंचर नजर आएंगी। ये अब आपने कैरी डाउन बुक वैल्यू पे शो नहीं करनी, ये सवाल से भी देख सकते हैं आप, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये आप सवाल से भी देख सकते हैं। सवाल अगर मैं आपके सामने खोलूं तो सवाल के अंदर हमें नजर आ रही है फेयर वैल्यूज 31/1 की, क्योंकि फेयर वैल्यू पे ले जाने तो बात ही खत्म, बस तो फेयर वैल्यू पे ले जाए बस जी। फेयर वैल्यू बता दें, लिख लें शक बैलेंस शीट के लिए पक्का, कोई मसला ही नहीं। और ये ओसीआई में जाया करें, ये भी लिख लें शक, आज खत्म करें बात को। ये बैलेंस शीट में जाया करेगा, ये ओसीआई में। अच्छा जी, बैलेंस शीट में बता दें क्या जाने, 11 बुक वैल्यू नहीं जाएगी, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है 10400। ये टाइम पे आया करें हाइब्रिड में, इस तरह तो फ्यूचर से अपने खेलने के बराबर हुआ। ये इक्विटी फेयर वैल्यू रिजर्व। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, इसमें फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन नजर आ रहे हैं। अगर आप उठाना चाहें इधर से उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसिस्टेंसी मैं वहां से उठा रहा हूं जहां से हमने कल एंट्रीज करके उठाया था। हमारी ये जो एंट्रीज थी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, कैश, ये उसी मॉडल वाली थी। इस मॉडल में 2 एंट्रीज नई ऐड हो गई थी, फेयर वैल्यू वाली 2 एंट्रीज हमारी नई ऐड हो गई थी। अब वो जो 2 एंट्रीज नई ऐड हुई थी उनमें देख लें, खुशी फॉर द ईयर एज ऑन 553, खुशी, ब्रॉट डाउन खुशी 553, गम फॉर द ईयर, डेबिट साइड पे ना, गम फॉर द ईयर एज ऑन खुशी 120। चलें, इसका भी अब आप पी एंड एल बैलेंस शीट बना लें। ये इंशाल्लाह अभी मैं सवाल खोलता हूं ना, तो इनकी बेस पे यहां क्या कैलकुलेशन होनी है, अभी रिवीजन हो जाएगी। क्या चीज? आज तक का गेन कितना, तो फिर इस साल का गेन भी कितना, आज तक का गेन कितना 120। अब इसको नहीं देखना, ब्रॉट डाउन गेन 553, कैरी डाउन गेन, तो देयर इज ए डिक्रीज इन गेन, सो आई विल नेम इट एज लॉस। कितना? 433 लॉस होगा। ओके, अगर इधर कुछ होता तो भी खोल लेते हैं, 1-2 सवाल करते हैं।
अब जी सारी हमारी डिस्कशन ये होने लगी है कि किस वक्त हमने चीजों को कॉस्ट मॉडल पे रखना है। ये प्योरली कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह भी इसमें पड़ा हुआ है। कब चीजों को कॉस्ट पे रखना है और कब चीजों को कॉस्ट पे रख के फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। यानी कब फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, ये वर्किंग टू इधर ऊपर की तरफ नजर आ रही है, कब फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है और कब कॉस्ट मॉडल यूज करना है। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने लगी है। क्या चीज? हाँ ले सकते, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये भाईजान आपने नोट नहीं करना, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया जा रहा है एंड इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट टू नोट इट डाउन। क्योंकि ये तो IS 40 है, आपके पास 3 घर हैं। एक साहब कहते हैं जी मेरे पास 3 घर हैं, एक घर है मेरे पास गुलबर्ग में, थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर रखें बस। एक घर है मेरे पास गुलबर्ग में, इस घर को मैंने 30 साल के लिए किराए पे दे दिया। आई एम कीपिंग दिस हाउस टू कलेक्ट ओनली रेंट। मैं इस घर को रखा हुआ है अपने पास रेंट कलेक्ट करने के लिए, इसमें मैं रेंटल इनकम रिकॉर्ड करूंगा। कोई मुझे आके कहेगा भी कि इसकी फेयर वैल्यू घर की ज्यादा होगी है बाजार में, आप कहेंगे यार ये घर ना मैंने बिल्कुल अलग करके ना इससे किराया लेता हूं, 3 लाख किराया आता है, मेरे महीने का खर्चा निकल आता है, मुझे और कोई कंसर्न नहीं। अब लोग मुझे इसकी फेयर वैल्यू ना बताओ बार बार, एक रनिंग इनकम मेरी चल रही है कई सालों से, मुझे तंग ना करो। एक घर आपने रखा हुआ इधर, तो आप सिर्फ इंटरेस्टेड होंगे घर के किराए में, शायद आप घर की फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड ना हो, ये ब्रैकेट वाली बात की वजह से, क्योंकि आपने 30 साल का रेंट एग्रीमेंट कर लिया इसका। एक और घर है, वैसे तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड लगता है, वो छोड़ें जरा, मैं वैसे ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। एक और घर आपने खरीदा है बहरिया टाउन में, इसमें आपने 5 साल का एग्रीमेंट किया जो कैंसिल हो सकता है किसी भी वक्त। इसका मतलब है आपका इरादा है आई मे सेल इट इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज। तो किराएदार को कहेंगे भाईजान आप निकलो और मुझे अच्छा मौका मिला तो मैं इसको बेच भी सकता हूं। इसमें आपको रेंटल इनकम तो आएगी जब तक आप किराए पे दिए रखेंगे, लेकिन आप वक्तन फवक्तन बाजार में इसकी फेयर वैल्यू भी पता चलवाते रहेंगे। बिकॉज आपके माइंड में क्या चल रहा है कि बहरिया टाउन में प्राइसेस घरों की अच्छी हो सकती हैं, गुलबर्ग एक स्टेबल इलाका है, इसका घर पक्का किराए पे दे दो, इसका घर किराए पे देते हुए एग्रीमेंट में ऐसी बातें डलवाओ कि कभी भी किराएदार से जान छुड़वा सकूं। तो अब आप इसकी बाजार में फेयर वैल्यू भी वक्तन फवक्तन पता चलाया करेंगे, वक्तन फवक्तन। साल 2 बाद आप जाके प्रॉपर्टी डीलर से कहेंगे यार इसकी फेयर वैल्यू बता दो। अब आप इसके रेंटल इनकम में भी इंटरेस्टेड होंगे और इसकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज में भी इंटरेस्टेड होंगे। और एक आपने घर इस वी टाउन में खरीदा है एंड दैट इज बॉट फॉर सेल ओनली, ये आपने खरीदा ही बेचने के लिए है। तो ये जो आपने खरीदा बेचने के लिए है तो इसकी तो आप फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन किसी बंदे ने आके कहा आपको कि यार आपका प्लॉट खाली पड़ा है तो हमें गाड़ियां पार्क करने दो, आपने कहा चलो आप लोग गाड़ियां पार्क कर लो। थोड़े दिनों बाद कुछ बच्चे आए यार हमें इधर खेलने दिया करें, तो आपने क्लब बना के रेंट पे दे दिया। लेकिन आपने उनको कहा यार 2-4 दिन में कभी भी हम आपको फारिग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, खैर है, रेंटल इनकम इधर भी आपको आएगी, लेकिन वो तोहफा होगी आपके लिए। आपकी इंटेंशन बिल्कुल रेंटल इनकम कमाना नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली अकलमंद बंदा है, उस घर को खाली क्यों छोड़ेंगे। प्लॉट पे अगर कोई आके कुछ करना चाहता है, कोई आके कहता है मैंने अपना कर्तव्य दिखाना है बंदर का, तो दिखाने दें उसको। आपने कौन सा प्लॉट भी बेच दिया, लेकिन रखा किस लिए हुआ है, बेचने के लिए। तो 3 मॉडल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं जो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में हम लगाएंगे। अच्छा, अगर घर आपने प्योरली रेंट के लिए रखा हुआ है तो आप इंटरेस्टेड किस में होंगे, किराए में। अगर आप किराया भी कमाना चाह रहे हैं और जब कभी अच्छी प्राइस मिली फिर बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे, तो फिर आप किराए में भी इंटरेस्टेड हैं और फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज में भी इंटरेस्टेड है। और अगर आपने घर सिर्फ इस पर्पस के लिए रखा हुआ है कि मैंने इसको बेचना ही है बस, तो फिर भी किराया जरूर आएगा, जितना अरसा आता है आए, बहुत वेलकम वेलकम, मना नहीं करेंगे, किराया आ रहा हो तोहफे में आ रहा है कोई मसला नहीं। लेकिन असल हम हर 2 दिन बाद प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे पहुंचे होंगे और उससे पूछेंगे हाँ भाई बताओ इसकी बाजार में फेयर वैल्यू क्या है। अब हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप डिबेंचर खरीदो तो आप सोचो कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम चाहिए। हमने कहा हाँ सिर्फ इंटरेस्ट इनकम चाहिए, हमने बाजार में नहीं बेचने डिबेंचर, तो फिर आपको इंटरेस्ट इनकम बस आएगी, कॉस्ट मॉडल, फिर आपको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आएगी। ये पहला मॉडल, रेंटल इनकम को रिप्लेस कर दिया मैंने इंटरेस्ट से और हाउस को रिप्लेस कर दिया डिबेंचर से। अगर आपने डिबेंचर खरीदे हैं और डिबेंचर खरीदते हुए आपने यह सोचा है कि डिबेंचर बेच दूंगा अगर अच्छी प्राइस मिली, नहीं तो नहीं बेचूंगा, इट डजंट मीन कि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट तो आपको आता रहेगा डिबेंचर पे हर साल, लेकिन आप इसकी फेयर वैल्यू में भी इंटरेस्टेड होगे, आप इसकी फेयर वैल्यू में भी इंटरेस्टेड होगे। लेकिन क्योंकि प्योरली आपने बेचने के लिए नहीं ये लिया हुआ, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है आप जो इसकी फेयर वैल्यू का गेन है उसको P&L में मत डालो, इसके फेयर वैल्यू गेन को कहां से रूट कराओ, OCI से रूट कराओ। द रीजन इज कि आपने ये घर बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो बेचोगे वरना नहीं बेचोगे। और अगर
आपने डिबेंचर खरीदे ही इस नीयत से हैं कि बस मैंने अच्छी प्राइस निकली तो डिबेंचर बेचने हैं, जैसे बाजार में शेयर बेचे जाते हैं कि कल 430 मुर्गियां खरीदी थी, पता नहीं कितने की खरीदी थी, तो बस बाजार में बेचनी है, जैसे ही अच्छी प्राइस निकाली फौरन मैंने बेच देनी है। तो इट डजंट मीन कि जब तक डिबेंचर पड़े रहेंगे इंटरेस्ट नहीं आएगा। इट डजंट मीन अगर पड़े रहे और ना बेचे तो इंटरेस्ट तो आता रहेगा। वो तोहफे के तौर पर मिल रहा होगा, आपका मकसद नहीं होगा कमाना, तो वो तोहफे के तौर पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो हम इनकम में डाल लेंगे, कोई मसला नहीं। और गेन जो आएगा फेयर वैल्यू का, इसको हम फिर ओसीए के थ्रू रूट नहीं कराएंगे, क्योंकि अब मेरी इंटेंशन क्या है। Now there is no discussion like GT road, motorway, no discussion like that for time being. अभी तक मैंने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की। तो डिबेंचर खरीदते हुए, शेयर खरीदते हुए मेरी दो नियतें थी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। उसकी बुनियाद पे फिर हमने काफी डिफरेंट किस्म की बातें की थी। डिबेंचर्स में द स्टोरी इज एंटायरली डिफरेंट। डिबेंचर खरीदते हुए अगर मेरी नियत है मैंने इसको होल्ड करना है, बस होल्ड, तो फिर मैं इंटरेस्ट इनकम लेके जाऊंगा P&L में, ये वाला इंटरेस्ट इनकम। बट इफ माई इंटेंशन इज टू hold or may sell if a good opportunity arise, then मुझे जब तक गुड अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा, और जब गुड अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो शायद बेच दूं, लेकिन जब तक बेचूंगा नहीं, पता नहीं बेचना कब है, जब तक बेचूंगा नहीं तब तक फेयर वैल्यू हर साल लगवाता रहूंगा। और ये देखिए मैंने बेचा नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू लगवा रहा हूं, और फेयर वैल्यू लगवाकर मैं क्या करूंगा, मैं गेन लॉस को कहां रूट कराता रहूंगा, ओसीआई में रूट कराता रहूंगा। एंड इन द लास्ट, अगर मैंने डिवेंचर खरीदे ही इस नियत से हैं कि मैं इन्हें क्या कर दूं, बेच दूं, तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा। अब आप देखें दो मॉडल्स हैं एक तरह के, ये लॉन्ग टर्म नेचर का मॉडल है ज्यादा अरसे के लिए, ये शॉर्ट टर्म नेचर का है, और ये दोनों के दरमियान का कोई रास्ता है। तो अगर मैंने डिवेंचर खरीदे ही बेचने के लिए हैं तो जब तक इंटरेस्ट मिला वो लेता रहूंगा, इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जो गेन लॉस आएगा उसको P&L में लेके जाऊंगा, ना कि ओसीआई में लेके जाऊंगा। क्लियर? तो इस डायग्राम को अभी हम बनाते हैं, लेकिन किसके एतबार से, डिवेंचर्स के एतबार से। ओके, वापस आए सवाल की तरफ। सर हम तो उधर ही हैं, आप ही कहीं ले गए थे हमें। अच्छा जी, ये मैं 3 लाइनें पढ़ने लगा हूं। एक जो मैंने कल सॉल्व किया था, वर्किंग 1, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी, बस आगे ना पढ़ी। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टिल, मैंने इन्वेस्टमेंट किया डिवेंचर्स में टिल मेच्योरिटी, जब तक ये डिवेंचर मेच्योर नहीं हो जाएंगे बस मैंने इनको अपने पास ही रखना है। तो ये कौन सा मॉडल था, कॉस्ट मॉडल। यहां मैंने कौन सा मॉडल फॉलो किया था। इसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है असल में, इसलिए इसका नाम शायद कल आपने सॉल्यूशन के सवाल में पढ़ा हो, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कहीं लिखा हुआ था सॉल्यूशन के सवाल में ये लफ्ज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसका मॉडल कॉस्ट मॉडल नहीं है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइजेशन वो IAS 38 वाला नहीं है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा सा पड़ा हुआ है, आपको पता है। इसका मॉडल, इस मॉडल का नाम है कॉस्ट मॉडल, बट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये तो वो गुलबर्ग वाला घर हो गया। दूसरी ऑप्शन बताएं, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टू कलेक्ट कैश फ्लोज, इंटरेस्ट वगैरह, एंड टू सेल इट इफ और इसको मैं बेच भी सकता हूं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन बेचना जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगर मुझे बेचना है तो गेन आएगा तो वो फिलहाल कहां ले जाऊं, ओसीआई में, क्योंकि पता नहीं कब बेचना है। इधर हम कॉस्ट मॉडल यूज नहीं करेंगे, इधर हम, लेकिन गेन को कहां लेके जाएंगे, ओसीआई में, FVTOCI। और ऐसा भी तो हो सकता है खुदा ना खास्ता, इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर, मैंने खरीदा ही डिवेंचर को किस लिए है, बेचने के लिए। ये मैं आज कराने लगा हूं आपको, ये मैंने कल नहीं कराया था। फेयर वैल्यू गेन कहां लेके जाऊंगा, P&L में, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, हेल्ड टिल मैच्योरिटी की वर्किंग। ये तो कल 3-4 सवालों में भी की थी, होमवर्क के 2 सवालों में भी की थी। हेल्ड टू कलेक्ट छोड़ें, ये क्या लिखा हुआ है, मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। अगर मुझे मे सेल वाला चक्कर है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन फेयर वैल्यू एज वेल। नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन ओसीआई, नहीं, गलत लफ्ज़ ना बोलो, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द फेयर वैल्यू। मैं बार बार फेयर वैल्यू पता चला रहा हूं, हाँ गेन को ओसीआई में ले जाएं वो अलग बहस है। एंड इन द लास्ट, आई एम होल्डिंग दीज शेयर्स ओनली फॉर ट्रेडिंग। मैं इन शेयर्स को सिर्फ किस लिए, ट्रेडिंग के लिए। इसके लिए आप हजरात अब अटेंटिव रहिएगा। मैंने शेयर्स किस मकसद के लिए लिए हैं, ट्रेडिंग के लिए। इसमें मैं क्या करूंगा, वर्किंग नंबर 1 हो गई, वर्किंग नंबर 2 हो गई, वर्किंग नंबर 3, मैं टी अकाउंट बनाऊंगा, सिर्फ टी अकाउंट बनाऊंगा। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। मैं टी अकाउंट बनाकर इनको
1 जनवरी 2001 को रिकॉर्ड करूंगा। कैश में लिख रहा हूं लफ्ज, लेकिन ब्रैकेट में परचेज प्राइस, क्योंकि आपको पता है चीजें परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं। एफईटीपीएल मॉडल में मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करने लगा, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। मैं डिबेंचर्स को किस पे रखने लगा हूं? परचेज प्राइस पे। मैंने खरीदे डिबेंचर, किस दिन खरीदे? ऑन 1 जनवरी मैंने डिबेंचर खरीदे। अब जरा मुझे ढूंढ के बता दें परचेज प्राइस। 10,500 10,500 के मैंने खरीदे। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट या सिर्फ परचेज प्राइस? परचेज प्राइस। आगे सारा डाटा फारग करें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की मैं एंट्रीज करवा देता हूं, थोड़ा रिलैक्स रहो। सारा डाटा फारिग करें। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फेयर वैल्यू। इंटरेस्ट मिल गया तो तोहफे में ले लूंगा, अभी उसको छोड़ें। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फेयर वैल्यू। अच्छा जी, ढूंढे जरा कैरी डाउन फेयर वैल्यू। 11,200 और अगले साल 10,400। तो मैंने कितने का परचेज किए डिवेंचर्स? सर ये परचेज वाली फिगर आपने कहां से उठाई? वो जो कल फेस वैल्यू परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू से उठा रहा था, वहीं से परचेज वाली फिगर उठा ली। परचेज वाली फिगर उठा ली, बड़ा बड़ा करके आपने लिखना है परचेज प्राइस। कैरी डाउन 11,200, ब्रॉट डाउन 11,200, कैरी डाउन। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन फेयर वैल्यू 10,400। नाउ माय क्वेश्चन इज कि मैं इन दोनों का गेन लॉस कहां लेके जाऊं? पी एंड एल। इन दोनों का गेन लॉस कहां लेके जाऊं? पी एंड एल। 10,500 वाली चीज 11,200 की हो गई। पी एंड एल जी बैलेंसिंग आया, वो आपको पता है। 11,200 वाली चीज 10,400 की हो गई। अगेन गेन आ गया? नहीं, लॉस आया। लॉस आया 800। एंट्रीज इंशाल्लाह भी कर लेते हैं, करें नोट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं, अभी एंट्रीज करवाने दे मुझे, मैं सब कुछ करवाऊंगा। देखते रहना भाइयों, स्टे ट्यून्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। कितने लोगों ने कल 24 घंटे में घंटा डेढ़ ऐसा काम किया जिससे ना दुनिया का फायदा था ना आखिरत का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई जवानी का हिसाब होने, जवानी कहां गुजारी? नहीं नहीं, फिर उधर ऐसे जवाब नहीं चलेंगे, उधर तो फंस जाओगे। फिर खुदा के लिए कीमती बना लें। ये सी पार्ट के लिए सिर्फ, ए पार्ट के लिए वर्किंग 1, बी पार्ट के लिए वर्किंग 2 और सी पार्ट के लिए वर्किंग 3। इधर चुप कराया था तो जाके बोलने लगे ना, ऐसा ना। एंट्रीज बताएं जी, कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। 10,500 की एंट्री बताएं। 2001 2002 इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? पी काउंट से 10,500। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ओमिट ही कर दूं। 10,500 की बजाय कल 11,000 कैपिटलाइज किया था 500, आज 500 को क्या कर दूं? कल इसमें 10,500 500 दोनों पड़ा था, कैश की एंट्री नहीं आप ओमिट कर सकते। तो 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर दें? एक्सपेंस में डाल दें। अल्लाह का शुक्र है वही 11,000 रुपया आ गया जो कल स्टार्टिंग में हमने यूज किया था हर जगह। इसको एक्सपेंस में डाल दें। कल कैपिटलाइज किया था, आज एक्सपेंस में डाल दें। इन द एंड 31/12/1 को 2 काम करने हैं। 31/12/1 को 2 काम करने हैं। इट इज बॉट फॉर सेल। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग मैंने 2 एंट्रीज कर दी, परचेज 10,500 की और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500 की। भाईजान अटेंटिव रहे चीजें। 10,500 की परचेज रिकॉर्ड कर दी, 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एट ईयर एंड I will also be interested in fair value and interest will automatically be credited in my account जब तक मैं इनको बेचूं ना। तो I will be interested in fair value and I will receive interest, but that will be like a तोहफा। तो आप 2 चीजें मुझे बताएं, फेयर वैल्यू गेन लॉस बुक करवाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से जी? 700। एक एंट्री और होगी
दैट इज इंटरेस्ट इनकम, बट दैट इज नॉट माई इंटेंशन, दैट इज तोहफा। दिल पे पत्थर रख के अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि यहां अमोर्टाइज कॉस्ट टाइप वर्किंग नहीं होगी। यहां वो चीज जिसे मैं कल मना कर रहा था कि इंटरेस्ट इनकम नहीं है, आज वो ही चीज इंटरेस्ट इनकम है। द रीजन इज कि मुझे लोन जिसको मैंने दिया है वो मुझे फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट देके चला जाएगा, मैं अमोर्टाइज्ड कैलकुलेशन टाइप कर ही नहीं रहा। ऐसी सूरत में याद रखिएगा लोग इफेक्टिव रेट भी नहीं निकालते अपना, क्योंकि लोगों की नीयत ही नहीं होती चीज को रखना, तो इफेक्टिव रेट निकालते ही नहीं लोग। तो ऐसी सूरत में इफेक्टिव रेट दिया भी होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। वो काम जो कल मना किया था आज वो करने लगे हैं। इंटरेस्ट मैं किस पे निकालने लगा हूं? फेस वैल्यू पे। कौन सा रेट लगा के? कूपन। इफेक्टिव रेट इग्नोर कर दिया सारे सवाल में, क्योंकि मैं एक दो दिन में शायद ये बेच के शेयर फारग ही हो जाऊं। अच्छा 10,000 जरा 8%। कैश डेबिट, जिस चीज को मैं मना कर रहा था P&L में लेके जाने से, आज वो चीज मैं कहां लेके जा रहा हूं, लेकिन मॉडल दूसरे ना। तो लिखें FVTPL मॉडल में फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगा के इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आपको पता है थोड़ी देर में किताब में सफा आएगा जिसमें ये सारी बातें लिखी होंगी, जिस तरह शेयर्स में एक सफा आया था, तो वहां से आप रिलैक्स हो जाएंगे, ये कोई बातें लिखनी फिर पड़ेंगी नहीं। तो और सारी अल्लाह का शुक्र है वर्किंग्स भी खुली हुई है, साथ साथ लिखवा दूंगा मैं आपको। लिखें जी FVTPL मॉडल में फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगा के इंटरेस्ट P&L में डालेंगे। FVTPL मॉडल में फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगा के इंटरेस्ट P&L में डालेंगे। नहीं, पहले बुक करने वाली एंट्री नहीं करेंगे, वो वाला चक्कर ही नहीं, क्योंकि मुझे इफेक्टिव रेट से कंसर्न नहीं। इफेक्टिव रेट से उनको कंसर्न होता है जो लॉन्ग टर्म नेचर के लिए रखते हैं चीजें। अगले साल डिवेंचर खरीदने की एंट्री होगी, गुड। अगले साल दोबारा खरीदने के वक्त की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगी। अगले साल अगर ना बेचूं तो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा। अगले साल अगर ना बेचूं तो इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, उससे लूं ना लूं वो उसने देके चले जाना है, ये इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो आप बता दें अगले साल 2002 में कितनी एंट्रीज करेंगे? 31/12/2002 को एंट्री जरा सोच के बताएं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, P&L डेबिट। $800 और कैश डेबिट। लेकिन एक मिनट, वो अंग्रेजी पढ़ें जो लिखी है। FVTPL मॉडल में फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगाकर, अगर आप लोगों ने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी की होगी तो मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, ये फिगर उठा सकते हैं आप अगर वो कैलकुलेशन की होगी। जी बोलें। ये तफाकन 800 आ गए, दोनों में कोई मकसद नहीं था। वो इफेक्टिव रेट ये बंदा निकालता नहीं। इफेक्टिव रेट वो बंदा निकालता है जिसकी लॉन्ग टर्म नियत हो, तो इसको लॉन्ग टर्म इसकी नियत ही नहीं। तो अगर कभी इंटरेस्ट आ जाता है तो बस जितना आता है वही इनकम है। नहीं आता है इफेक्टिव रेट पे कभी नहीं है, वो तो हम P&L में इफेक्टिव रेट वाला लेके जाते थे। आता तो कल भी कूपन रेट वही था, ये तो कमाया था, ये आया की बात कर रहा हूं। ये फेयर वैल्यू गेन होगा, ये P&L में जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। पहले साल मुझे बता दें खर्चा कितना? 500। पहले साल अदर इनकम कितनी? 700। पहले साल अदर इनकम कितनी? 800। ये दोनों P&L में जाएंगे। दूसरे साल लॉस कितना? 800। दूसरे साल इनकम कितनी? एवरीथिंग विल बी रूटेड थ्रू P&L। और बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? पहले साल 11,200 और दूसरे साल P&L। तो इसका बहुत ही आसान और फारक सा। जी अब मैं कौन सा वाला P&L बनाने लगा हूं? रिक्वायरमेंट नंबर C। इधर किसका बनाया था? रिक्वायरमेंट नंबर A का। ये किसका बनाया था? रिक्वायरमेंट नंबर B का। अब किसका बनाने लगा हूं? रिक्वायरमेंट नंबर C का। ये इंशाल्लाह खुले रहने देंगे हम, इधर ही तस्वीरें भी खींची जाएंगी इन सीनरीज की, और साथ जाके किताब में जाके ये सारी चीजें रिवाइज भी की जाएंगी। अच्छा जी 2001 2002 ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब P&L में जाना है, कुछ भी OCI में नहीं जाना। P&L कितनी? 500। इंटरेस्ट इनकम 800।
नहीं नहीं, दोनों इकट्ठा शो कर दो, गेन को पॉजिटिव के साथ और लॉस को नेगेटिव के साथ। फेयर वैल्यू गेन 700, लॉस 800, गेन लॉस 800। बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट एसेट्स में 11,200, 10,400। करंट नॉन करंट की डिस्कशन मैंने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में नहीं छेड़ी और अभी छेड़नी भी नहीं। एक मिनट अभी ना तस्वीर खींचो। ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी? ए, इसका नाम भी साफ बता दें। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये कौन सी वर्किंग थी? ये रिक्वायरमेंट बी थी सवाल की। फेयर वैल्यू आई थी और गेन को कहां लेके गए थे? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ओआईसी नहीं, ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने इधर बच्चों के, पहले ही बड़े कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ये कौन सा था? एफवी टीपीएल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिर्फ आप यहां से लेके वहां तक तस्वीर खींचेंगे, इससे तीनों की वर्किंग्स आ जाएंगी और तीनों का पी एंड एल और बैलेंस शीट। जरा फोकस करके आज तस्वीर खींचनी है, कैमरा अपनी तरफ रख के नहीं। क्या? एसी, अमोर्टाइज कॉस्ट, कॉस्ट मॉडल समझ लो। कहीं आपको किसी एंट्री में या किसी भी वर्किंग में फेस वैल्यू नजर नहीं आया करेगी। हां, फेस वैल्यू यूज होगी ये 8% निकालने के लिए, इसके अलावा कहीं आपको 10,000 नजर नहीं आएगा। फेस वैल्यू कहीं नजर नहीं आएगी और फेस वैल्यू आपको इधर भी कहीं नजर नहीं आएगी, एक्सेप्ट के क्या निकालने के लिए यूज हो जाए? तो फेस, सारी गेम परचेज प्राइस की है। परचेज प्राइस की, फेस वैल्यू की। परचेज करें तो परचेज प्राइस इंपॉर्टेंट होती है या उसके मुंह के ऊपर जो चीज लिखी हो, जो पैसे हम पे कर रहे हैं। तो इसकी फेस वैल्यू कहीं नहीं आनी, एक्सेप्ट के क्या निकालना पड़े? इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां निकालना पड़े और यहां पर इंटरेस्ट इनकम निकालनी पड़े। अब इतनी आसान बातें हैं, इधर खुली हुई हैं, तो एक टेबल निकाल के इन सबको देख लें। पेज नंबर जरा बता दें। इन्वेस्टमेंट करंट नॉन करंट में जाएगी, ये बहस अभी हमने नहीं छेड़नी। पेज नंबर बताएं कौन सा बनेगा? 617। चलें, ये तो आप लोगों को नहीं यार, 68 शर्मिंदा ही किया। 619 उस सवाल का कौन सा पेज था? 639। अच्छा, किसी को परचेज प्राइस याद हो? 10,500 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट याद हो? 500। क्लासिफिकेशन, अमोर्टाइज कॉस्ट, या जिसे कॉस्ट मॉडल भी कह सकते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। पहले इसको एंड तक खत्म करते हैं। इनिशियल मेजरमेंट, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहां हमने 10,500 लिखा था, जमा 500 लिखा था ब्रैकेट में, ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 10,500 जमा 500 लिख के हमने 11,000 लिखा था, तो 500 कैपिटलाइज किया था। इंटरेस्ट इनकम will be calculated at effective rate and will be recorded in P&L. Interest income will be calculated at and will be recorded in P&L. Measurement at balance sheet date, that will appear at opening balance plus income minus received is equal to
ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम माइनस रिसीव्ड इज इक्वल टू, इसे कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन इसका अमोर्टाइजेशन के स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है. इट विल नॉट बी टेकन टू फेयर वैल्यू, इट विल नॉट बी टेकन टू अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन विल बी मेड. इंटरेस्ट अमोर्टाइज किया जा रहा है, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन विल बी मेड. फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, परचेज प्राइस प्लस 10,500 जमा 500, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500 इज, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट and will be recorded in, interest will be calculated at and will be recorded in, the amortized calculation will be made, will be first made, the amortized cost calculation will be first, amortized cost calculation है ये वाली, will be first made, plus the investment are at fair value with gain loss shown in, plus investment will be valued at fair value with gain loss shown in OCI. Amortization calculation will be made. ये इसको कहते हैं amortization. सही वॉक हो गया आज. Initial measurement FVTPL purchase price 10,500 जमा 500 नहीं, 500 को एक्सपेंस में डालना है. Initial measurement कहीं भी फेस वैल्यू भी नहीं करी, इनिशियल मेजरमेंट. परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, उसको एक्सपेंस में डालना. अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन विल नॉट बी, रादर अ अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, एक टी अकाउंट बनेगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेटेड एट कूपन रेट ऑन फेस वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन, इंटरेस्ट इनकम यूजिंग कूपन रेट एट फेस वैल्यू, इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं वैसे, बताऊंगा आपको. फेस वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ था होमवर्क के सवाल में, लिखा हुआ था. अच्छा, फेस वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड. द इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू विद गेन लॉस शोन इन P&L. तो गेन लॉस कहां लेके चले जाएंगे? P&L के अंदर. ये तो एक अलग बहस है, इसको साइड पे रख दिया. सवाल हमारा भी कुछ और है कि कब कौन सा मॉडल लगाना है, ये अलग डिस्कशन है. When I want to hold these investments till maturity and no intention to sell, then I will keep them at amortized cost. If I want to hold them to receive interest and I may sell if a good opportunity arises, then I will keep them at fair value through OCI. And if I intend to sell them, then I will keep them at fair value through profit and loss. Done? पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1 पहले मैं पढ़ता हूं, फिर उसके बाद यहां पे आके आपको फिगर्स दिखाता हूं, फिर इसके बाद आपने सोचने कौन कौन सी फिगर क्या क्या है. पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1, ये वाली सारी डिस्कशन इन्वेस्टमेंट एंड डिवेंचर्स के लिए है. लोन रिसीवेबल वही हो गया ना, डिवेंचर्स ही हो गए. पेज नंबर 680. वालदैन के पास बैठने से दुनिया का भी फायदा है, दीन का भी फायदा है, तो इसलिए उनके पास तो स्पेशली बैठा करें. क्वेश्चन नंबर 1, किसी के चले गए हैं वो खाला के पास बैठ जाए. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर, यार इसका हमें हमारे टीचर ने नहीं बताया था, मैं आपको चलो बता देता हूं. पेज 680. क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 1 जुलाई 2018 जिप्सम परचेज 5,000 डिबेंचर्स. जिप्सम परचेज 5,000 डिबेंचर्स. किसी पहुंची हुई सरकार ने रिक्वायरमेंट पहले तो नहीं पढ़ ली? अमोर्टाइज कॉस्ट और FVTPL. कौन सा अमोर्टाइज कॉस्ट, नहीं मुझे पता नहीं आनी इसलिए नहीं मारा. अमोर्टाइज कॉस्ट और FVTPL, ये दो उसने मांगे हैं. अच्छा, ये ना 3 चीजें ना तैयार रखा करें, 3 चीजें तैयार रखा करें. फेस वैल्यू,
परचेज प्राइस रिडेम्पशन, यानी लोन वापस कितने पे होना। जिप्सम परचेज 500 डिबेंचर्स एट फेस वैल्यू ऑफ सो ईच। क्या पता चली आपको यहां से? नहीं, क्या पता चली आपको यहां से? फेस वैल्यू पता चली या परचेज प्राइस पता? जिप्सम परचेज डिबेंचर्स एट फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू भी वही। पार वैल्यू का मतलब बताएं? फेस वैल्यू। तो लफ्ज कभी पढ़ा हुआ फेस और पार? कहां पे? सी लॉ में। अच्छा नहीं, एक तो मुझे ये बताएं ना कि फेस वैल्यू ये कैसे है, क्योंकि पार वैल्यू लिखा हुआ है, ये कैसे मेरी परचेज प्राइस है? पिछले सवालों में तो नहीं होती थी। परचेज एट फेस वैल्यू, तो बोतल के ऊपर प्राइस लिखी हो 70 रुपए की, और मैं आपको कहूं आई परचेज बॉटल एट फेस वैल्यू, मींस के फिर फेस वैल्यू भी वही है और परचेज प्राइस भी वही है। लेकिन ऐसा करें, कैलकुलेटर पकड़ के ना साथ साथ इसको फारक करते रहे। 5000 ज़रब 5000 मुर्गियां खरीदी, हर मुर्गी के जिस्म पे लिखा हुआ था 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। 5 लाख रुपए की 500 मुर्गियां कुड़कुड़ करती घर में आई। ओके, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर वाज रुपीज 24,000। द कूपन रेट इज 11% पर एनम पेएबल ऑन 30 जून। कूपन रेट however on 1 जुलाई 2018 the effective rate was 9.5%, whereas market rate was, वो असल में आपको पता है भाई क्या कुछ समझ नहीं आ रही, इतना आसान टॉपिक है, टेस्ट क्या करूं, तो कोई ऐसा रेट डाल देता है जो सवाल में यूज ही नहीं करना होता। हमने कि मार्केट रेट का लफ्ज पढ़ा है स्टैंडर्ड में। लीज में हमने पढ़ा था कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो और जो है वो आपने इंप्लिसिट रेट और मार्केट रेट दोनों दिया हो, तो दोनों में से हायर उठाना है। लीज में भी मार्केट रेट यूज नहीं होता सिवाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में। तो इस स्टैंडर्ड में तो मैं आपको वो जो अभी सफा पढ़ा के लाया हूं, उस सफा पता नहीं अभी था, उस सफे में कहीं मार्केट रेट का लफ्ज लिखा हुआ था। सर कौन कौन से रेट पेपर में इग्नोर करने हैं? हाँ टॉपिक में जरा मुझे साइड पे आके बता दें भाई। साइड पे आके आपको चित्र लगेंगे, जो रेट यूज करने हैं मैं वो बता सकता हूं, फिर बाकी जो होंगे वो इग्नोर करने हैं। तो यही आपने भी अपने आने वाली नस्लों को जवाब देना है। इग्नोर क्या करने हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, जो जो यूज करने हैं रेट वो मैं बता देता हूं आपको। एट 30 जून 2019 द डिवेंचर्स वर कोटेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट ₹96 ईच। ये ना इस टाइप की फिगर है, ये वाली फेयर वैल्यू टाइप की फिगर है, और 2 सालों के एंड पे नहीं, सिर्फ इस टाइप की फिगर है फेयर वैल्यू। किस दिन की? क्वांटिटी कुकड़ों 5000 कुकड़ों सुना, जरब 4,80,000। नहीं दी भी तो कोई मसला नहीं, हमने सवाल में आखिरी साल का एंट्रीज नहीं मांगी होंगी उसने। तो रिडेम्पशन किसने पे होनी है सवाल नहीं बता रहा। चलें जी, फेस वैल्यू नोट करें, परचेज प्राइस नोट करें। मुझे डाटा फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रेट बता दें कौन कौन से यूज करने हैं। 9.5%। ये जी सवाल के अंदर डाटा निकल के बाहर आ गया। क्या कोई बच्चा क्लास में अमोर्टाइज कॉस्ट खुद कर सकता है? चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि हाईलाइट तो इन्होंने कर लिया होगा, आधे मिनट बाद कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ कर देना। अमोर्टाइज कॉस्ट ये लोग शुरू करें। फिर अमोर्टाइज कॉस्ट मैं छोटा सा लिख भी देता हूं इधर। परचेज प्राइस प्लस अबू आज मैंने पास पेपर का क्वेश्चन 1 किया। अबू बेटा 4 साल पहले पुराने सवाल करके तो खुश हो रहा है। नहीं बेटा, बेस तो ऐसे ही बनती है ना, अम्मी ने बोला। अब्बा जी के साथ कोई ऐसा हो आपका, यानी कि जैसे ही वो आए तो आप गपशप अब्बू से ऐसे फ्रैंक होके मारें कि सारी दिल की बातें कर लें, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो तो आप ऐसा डरें अब्बू से, ऐसा डरें वो अब्बू ने कुछ कह देना टेस्ट में कम नंबर आए। बैलेंस डाइट। चलो यार ले जाओ उधर आप कैमरा। 2 मिनट दे रहा हूं आपको अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए और 2 मिनट एफवीटीपीएल के लिए। वर्किंग्स करके फर्क करें, एंट्रीज मैं कराऊंगा। कैमरा कर दो अब उधर
जिस स्पीड से हाइब्रिड में पहली रो में बॉल पॉइंट्स हिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कल तक सवाल पूरा होना है। इसको जरा चबाना दांतों से, जल्दी चबाना यार, साफ करना टिश्यू पेपर से। करें भाईजान जल्दी, नहीं उधर ही रखो। हाँ क्या ऊंची बोलना यार, क्या ऑन कर लूं? अच्छा ये ऑन भी होता है? ओ तेरी खैर है, तेरा ऑन ही है ऑलरेडी। यार तूने इतना चबा दिया, वो सेल इतना वो अंदर ही नहीं जा रहा। चलें आप लोग, अच्छा अब इसको ना ऐसे पकड़ के दबा, छोटा हो जाए। अच्छा जी, ये तूने अमोर्टाइज कॉस्ट कर ली है, अब एफईटीपीएल की तरफ जा रहे हैं। जबरदस्त। कितने लोग? हाँ जी, क्या वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करें? करें करें आप ऐड। अच्छा गलती मुझे बता। अब मेरी बात सुने, हाँ ले आए आज सेल नहीं लाए, उसने चिट दिया है। बोलें जी, परचेज प्राइस प्लस, यहां से मैं शुरू करूंगा जी, मैंने भी करना है। वर्किंग नंबर 1, इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 9 कूपन रेट बैलेंस डेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी अमोर्टाइज कॉस्ट में। परचेज प्राइस पहले हमने निकाल के रखी हुई है, 5 लाख जमा 24,000, $5,24,000। अच्छा जी, बस बाकी क्या करना है? बाकी तो छोड़ें। 30/6/2019। अच्छा 11% किस पे लगाना है? और 5 लाख 524 जरा 9.5 40.78। अच्छा जी, कूपन रेट एट द रेट ऑफ 500 जरा 11% 55। पाइजन बैलेंस का चार्ट डालना है, उसने बैलेंस शीट तो नहीं मांगी, उसने एंट्रीज मांगी हैं, तो बैलेंस का चार्ट डालना है। बैलेंस हमें नहीं चाहिए, बैलेंस नहीं चाहिए। एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट 524, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट, बहुत लेट हाइब्रिड में पता नहीं क्या। अच्छा कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये सिंपल सी अमोर्टाइज कॉस्ट की एंट्रीज थी। डन। परचेज प्राइस तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट से शुरू किया, आगे कल वाला सारा। वो जो नया मॉडल पढ़ा चाहता था एफईटीपीएल, उसमें आपने शुरू पर चेज प्राइस से करना है और साथ इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालना है और एक टी अकाउंट बनाना है। आपको पता है इस मॉडल में भी मैंने फेयर वैल्यू क्यों इग्नोर किया? क्योंकि कौन सा मॉडल है? वो दरमियान वाला तो उसने पूछा नहीं, आखिरी वाला पूछे बस, एफईटीपीएल। चलें जी, वर्किंग नंबर 2, इसकी मैं एंट्रीज करके दिखाऊंगा आपको। वर्किंग नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट। प्लीज बड़ा बड़ा करके आप लोगों ने ना यहां लिखना है परचेज प्राइस, ताकि याद रहे। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस, ये सिर्फ प्रैक्टिस की है बात, छोटी छोटी चीजें आपने देखें, बस हल्की सी ध्यान रखना चीजों में। 5 लाख
और 30 जून 2019 कैरी डाउन फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई थी जैसे पिछले में 480 20 नहीं यार भाई चुप जनरल एंट्रीज यार इस में ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री भूलना जाइएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री याद रखिएगा परचेज की एंट्री यकम जुलाई 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट 500 या 524 500 यकम जुलाई 18 पहली एंट्री 524 से की थी तो इसके 24 की अब एंट्री कर दें एक्सपेंस डेबिट 24 हाउसेस इजमीर वाले हाउस के नीचे क्या क्या लिखा हुआ था फेयर वैल्यू में तो इंटरेस्टेड हैं फेयर वैल्यू तो हमारी जान है और अगर इंटरेस्ट मिल जाएगा और वो मिलेगा वो तोहफे के तौर पे मिलेगा और यहां से देख लें चेक पहली एंट्री ये थी दूसरी एंट्री ये थी और तीसरी और चौथी एंट्री फेयर वैल्यू गेन लॉस और इंटरेस्ट लेकिन ये एंट्रीज अब 30 जून को होंगी 30 जून 19 P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट 20 लॉस आ गया वो भाई ब्लू शर्ट लास्ट वार्निंग दे रहा हूं लास्ट आपको आपके साथ बैठा हुआ है अच्छा जी 30 मिनट फेस वैल्यू पकड़े यार प्लीज ध्यान से अकल लगा के फेस वैल्यू 500 कूपन रेट पकड़े कूपन रेट 11%। आपको वैसे एक हिंट भी दिया है ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप वो जो उस मॉडल में निकला पड़ा वाला इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना इसको कैश डेबिट 55 दो एंट्रीज कौन सी भूलने का डर है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली बाकी तो दो टी अकाउंट से मिल जाएंगी ना दो एंट्री टी अकाउंट से मिल जाएंगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की और जो इंटरेस्ट इनकम तोहफे वाली है ठीक है बना दो दूसरा पार्ट